केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को दी मंजूरी। देश के 100 जिलों में मास्टर प्लान बनाकर बढ़ाई जाएगी कृषि उत्पादकता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम को दी 208 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। पेयजल, सड़क और शिक्षा से जुड़े 13 महत्वपूर्ण कार्यों का किया उद्घाटन व शिलान्यास। स्वास्थ्य मंत्री आतिक सिंह राव ने कहा, आगामी महीने में प्रदेश में 2256 करोड़ की कई स्वास्थ्य परियोजनाओं का होगा शुभारंभ। साल के अंत तक जुड़ेंगी एमबीबीएस की 300 और सीटें। और सीईटी ग्रुप सी परीक्षा के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए मिलेगी हरियाणा रोडवेज की निःशुल्क बस सुविधा। अभ्यर्थी लिंक पर जाकर कर सकते हैं अग्रिम सीट बुकिंग। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी प्रदान की है, जिसका लक्ष्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। नई दिल्ली में कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 6 वर्षों तक चलने वाली इस योजना के तहत देश के 100 जिलों को चिन्हित कर विकसित किया जाएगा। देश के सभी राज्यों में से जिलों का चुनाव होगा और इसके लिए मास्टर प्लान बनेगा। उन्होंने कहा कि बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। यह योजना जिले के 3 प्रमुख संकेतकों पर आधारित होगी। इसे 36 मौजूदा योजनाओं और राज्यों के साथ समन्वय बैठाकर लागू किया जाएगा। इस योजना से देश के 1 करोड़ 70 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। विषयों के साथ देश की एक महान उपलब्धि से जुड़ी देश की भावना को अभिव्यक्त कर रही है। 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षा ये मिशन विकसित भारत की संकल्प को नई ऊर्जा देगा। 2047 बहुत मेहनत लगी थी, लगातार मेहनत लगी थी, लगातार रिव्यू होते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पे इतने रिव्यू हुए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के, तो इसमें बहुत मेहनत लगी। आकांक्षी जिलों को किस तरह से सभी बाकी जिलों के बराबर 100 ऐसे जिले देश भर में, और हर राज्य से कम 1 जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो। ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें। इसके अलावा कैबिनेट में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटे भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का प्रस्ताव लाकर अभिनंदन किया। उन्होंने 18 दिनों का ऐतिहासिक मिशन पूरा किया है, जो देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम भविष्य की झलक देता है। यह मिशन विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा भी देता है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने नवीकरण ऊर्जा में निवेश के लिए एनटीपीसी को अधिक शक्ति प्रदान की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 18 परिवार शामिल किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही निवारण के लिए दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जिले को 208 करोड़ रुपए से अधिक की 13 विकास परियोजनाओं की भी सौगात दी। उन्होंने पेयजल, सड़क और शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसमें 83 करोड़ 28 लाख की लागत से चंदू बुड़ेला में जल शोषण संयंत्र में निर्मित 100 MLD क्षमता की नई जल परिशोधन यूनिट का उद्घाटन शामिल है। इसके अलावा बादशाहपुर के गांव दौलताबाद और धनवापुर में स्कूल की आधारशिला भी रखी गई। गांव सोहना, घामरोज और सिलानी में भी स्कूल के नए भवन की आधारशिला रखी गई। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने अनंतपुर मामले पर कहा कि तोड़फोड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सरकार का दायित्व है कि आदेशों का पालन करे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अनंतपुर की समस्या को जन्म दिया है, वही आज विरोध करने के लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर विधायकों की बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने CEC के माध्यम से रखा जाएगा। यह सैकड़ों वर्षों से बसा हुआ गाँव है। हम सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करेंगे कि इसके ऊपर विचार किया जाए और जो भी फैसला कोर्ट करेगा हम उसे मानेंगे। फरीदाबाद की एक समस्या को लेकर के मिले थे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश और हमारी सरकार का दायित्व है
कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनका पालन करना। परंतु मैं ये कहना भी चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस समस्या को जन्म दिया है, जिन लोगों के कारण समस्या पैदा हुई है, वही लोग आज आकर के विरोध करने पर खड़े हो गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हमने पालन किया है। कांग्रेस ने कभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सम्मान नहीं किया। आज भी कांग्रेस के लोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट से ऊपर मानते हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में करनाल और सोनीपत को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल विभिन्न श्रेणियों के तहत स्वच्छता पुरस्कार वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सम्मान प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि करनाल को देश के शीर्ष 15 स्वच्छ शहरों में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ है, जो प्रदेश के लिए एक गर्व का विषय है। इसके अलावा सोनीपत को स्वच्छता के लिए मिनिस्टीरियल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आरंभ किए गए स्वच्छ भारत मिशन को धरातल पर उतारने के लिए हरियाणा सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता और नवाचारपूर्ण प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे से 400 से 500 टन हरित कोयले का उत्पादन किया जा सकेगा, जिससे पर्यावरणीय संरक्षण, ऊर्जा, नवाचार और कचरा प्रबंधन में क्रांति आएगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमें केवल गंदगी से मुक्ति नहीं बल्कि एक स्वच्छ राज्य बनाना है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने रविवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। यह सत्र इस महीने की 21 तारीख से अगले महीने की 21 तारीख तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार जीएसटी विधेयक 2025 और कराधान कानून विधेयक 2025 समेत कई विधेयकों को लोकसभा में लाने की तैयारी कर रही है। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक केंद्र सरकार जन विश्वास विधेयक 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक 2025, खनन और खनिज संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत करेगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा है कि मुख्यमंत्री आगामी महीने में सभी जिलों में लगभग 2,256 करोड़ रुपए की लागत की कई स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 594 करोड़ की अतिरिक्त परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा। वे कल पंचकुला में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य भर में विभाग में 720 नए डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है और अस्पतालों में शेष पदों को भरने के लिए सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है। 534 सीएचसी पीएचसी को अपग्रेड करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। उन्होंने उज्जवल दृष्टि हरियाणा अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि यह अपनी तरह का पहला राज्यव्यापी अभियान है। 22 जिलों में एक साथ 1,40,000 से ज्यादा चश्मे वितरित किए जा चुके हैं। 14,267 सरकारी स्कूलों में लगभग 21 लाख छात्रों की आंखों की जांच चल रही है और लगभग 40,000 दृष्टि बाधित छात्रों को मुफ्त चश्मे दिए जाएंगे। है या रेनोवेशन करवाना है, उनमें से 534 हैं जिनकी हमारे को अप्रूवल मिल चुकी है। पिछले हफ्ते हमने उज्जवल दृष्टि योजना की थी, हिसार में मैं थी और पूरे प्रदेश में सिविल अस्पताल, सीएचसीज और सब डिविजनल अस्पताल के थ्रू हमने आंखों के चश्मे जो चश्मे हैं वो बांटे थे लोगों के बीच में और साथ साथ हमने आई टेस्ट भी करवाए थे और 1,40,000 तक हमने चश्मे बांटे हैं और साथ साथ 40,000 हम बच्चों के भी टेस्ट करवा रहे हैं और जहां उनकी भी ज़रूरत पड़े 40,000 हमारे पास उनके लिए भी चश्मे हैं।
उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 2185 हो गई है। भिवानी और चरखी दादरी में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ इस वर्ष के अंत तक 300 सीटें और जुड़ जाएंगी। इस साल कुरुक्षेत्र के फतेहपुर गांव में 100 एकड़ भूमि पर श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। 2014 में हमारी पूरी टोटल एमबीबीएस सीट्स होती थी 700, ये आप सभी को मालूम होगा। आज के दिन वो 2185 हैं और टोटल पीजी सीट्स होती थी 289 और आज वो 874 एमडीएमएस है और डिप्लोमा और डीएनबी 169 है। डेंटल कॉलेजेस आज के दिन टोटल बीडीएस सीट्स 950 हैं, एमडीएस सीट्स 250 हैं। आज के दिन आई वुड से सैनी साहब की सरकार का जो सपना है वो कुरुक्षेत्र की जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है वो है श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी, जो शुरुआत इसकी हुई है 25-26 में 100 एकड़ के प्लॉट में और अभी तक 63 सीट्स मिल रही हैं BAMS की और 82 सीट्स मिल रही है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की और इसके साथ साथ 63 और सीटें मिल रही हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी की। प्रदेश सरकार ने सीईटी ग्रुप सी परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। सभी जिलों से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए निःशुल्क बस सुविधा प्रदान की जाएगी। 26 व 27 जुलाई को परीक्षा के लिए जिला स्तरीय बस अड्डे से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वापसी की व्यवस्था संबंधित महाप्रबंधक द्वारा की जाएगी। उन्हें निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही महिला अभ्यर्थियों के साथ एक पारिवारिक सदस्य को भी सहायक के रूप में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। पहले सत्र के लिए प्रातः 7:30 बजे तक एवं दूसरे सत्र के लिए दोपहर 12:30 बजे तक अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों के निकटतम बस अड्डों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों के निकटतम बिंदुओं तक निःशुल्क शटल बस सेवा का संचालन भी किया जाएगा। इसके लिए 9000 साधारण बसें प्रयोग में लाई जाएंगी। अभ्यर्थी परिवहन विभाग के द्वारा लिंक पर जाकर अग्रिम सीट बुकिंग कर सकते हैं। सीईटी परीक्षा के दौरान आम यात्रियों के लिए परिवहन सुविधा सीमित रहेगी। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर ने कहा कि आगामी 26 व 27 जुलाई को होने वाली सीईटी ग्रुप सी की परीक्षा के सफल संचालन में सभी अधिकारी, कर्मचारी परीक्षार्थियों का हर संभव सहयोग करेंगे। किसी भी रूप से परीक्षार्थियों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। नाबार्ड ने चंडीगढ़ में आज अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में देश की उन्नति में नाबार्ड के योगदान की अब तक की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान ग्रामीण विकास और कृषि उन्नति के साथ गाँव को आत्मनिर्भर बनाने पर संवाद भी किया गया। इस मौके पर उन्होंने कंप्यूटराइज योजना के तहत पैक्स को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए पैक्स पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और 13 करोड़ किसान इससे जुड़े हैं। सभी गांवों से पैक्स से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में नाबार्ड ने 700 पैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम किया है। प्रदेश में 161 पैक्स कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि गांव शहरों के बीच हाईवे को मिटाने के लिए और उनके बीच की खाई को मिटाने के लिए एक मजबूत सहकारिता प्रणाली की जरूरत है, जिसे नई सहकारिता नीति में समाहित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि नाबार्ड ने सेवा और सुशासन और गरीब कल्याण के लक्ष्य को पूरा करने में अपनी भूमिका अदा की है। इस मौके पर उन्होंने सहकारिता शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए भारत की पहली त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय का गठन करने की घोषणा भी की। जितना किसान और ग्रामीण भारत मजबूत होगा उतना ही देश मजबूत होगा। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है आप लोगों ने ये किया है और देश और आगे बढ़े और ज़्यादा इनोवेशंस, कुछ न कुछ आइडियाज़ R&D भी करें। किस तरह से हम और किसानों के लिए, आम लोगों के लिए किस तरह से मदद कर सकते हैं, ये भी नाबार्ड जो है ज़रूर देखे कि एक ढर्रे पे ना चल के जो अलग अलग तरीके से अब निकल करके जैसे आ रही है। अब जो बात निकल के पहले पैक्सिस में मैं जो बात कर रहा था, पैक्सिस का जो दायरा बढ़ाया गया है। आप देखें छोटे आपके वेयर हाउसेज, गाँव के स्तर पर छोटे वेयर हाउसेज जो है बनाने की जो है नई कोऑपरेटिव जो नीति आएगी, उसमें छोटे वेयर हाउसेज भी हम विलेज स्तर पर जो है
बना सकते हैं, छोटे जो गांव से जोड़ करके पैक्सेज के, जिसमें कि जो पीडीएस जो स्कीम है वो उसी गांव में 2-4 गांव उसमें जोड़ करके वहीं पर लागू हो जाए। पीजीआई रोहतक के स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने अंगदान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणवी गायक गजेंद्र फोगाट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वे वर्तमान में मुख्यमंत्री के ओएसडी यानी कि प्रचारक के पद पर कार्यरत हैं। अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण पहल की गई है। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एच.के. अग्रवाल और संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंघल ने आज पत्रकार वार्ता कर कहा कि अंगदान एक ऐसा कार्य है जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। ब्रेन डेड होने पर अंगदान करने वाला व्यक्ति अपने अंगों के जरिए 8 लोगों का जीवन बचा सकता है, लेकिन देश में अंगदान की कमी के कारण लाखों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। अब समय की मांग है कि अंगदान के प्रति हर घर तक जागरूकता फैलाई जाए। विभिन्न अंगों की जरूरत के हिसाब से अंगदान बहुत कम है। उन्होंने कहा कि अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में कलाकार और मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कलाकारों को लोग सुनते हैं और उनके गानों से प्रेरित भी होते हैं। ऐसे में कलाकार लोगों को जागरूक करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई माह को अंगदान जागरूकता माह के तौर पर मनाया जाता है। ऐसे में हमारा प्रयास रहेगा कि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। क्योंकि ब्रेन डेथ वाली जो डेफिनेशन है या जो उसकी जो कल्पना है वो सभी तक नहीं पहुंच पाती कि ऐसी भी एक कंडीशन है जिसको हम ब्रेन डेथ कहते हैं, तो वहाँ पे वो एक सही समय है कि उनके ऑर्गन को लेने का। तो वो एक अवेयरनेस चलानी लार्जर स्केल पे, जिसमें फोगाट साहब भी काफ़ी योगदान दे सकते हैं और पब्लिक, आप मीडिया वाले भी, कि पॉजिटिविटी की तरफ जाए। जैसे ब्लड का तो आपने किया कि हर 3 महीने में हम दे सकते हैं, इसी तरह इसका भी अगर प्रचार हो तो उससे हमें काफ़ी सहयोग मिलेगा। हम सभी जो है इस मुहिम में लगे हुए हैं। सरकार की तरफ से बड़ा एक हमें प्रोत्साहन है, बड़ा सहयोग है कि हम बढ़ चढ़कर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हिस्सा लें। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पिछले काफ़ी समय से हमारे यहाँ काफ़ी समय से चल ही रहा है, लेकिन जो हमने पीछे रीनल ट्रांसप्लांट शुरू किया है उसके बारे में जो सबसे एक अच्छी बात है वो ये बात है कि जितने भी हमने ट्रांसप्लांट किए हैं, चाहे ऑर्गन रिट्रीवल के बाद किए हों डिजीज डोनर के, या फिर हमने लाइव रिलेटेड डोनर के किए हों, सभी के सभी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन सक्सेसफुल रहे हैं। लोक गायक गजेंद्र फोगाट ने बताया कि लोगों को अंगदान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए वे पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस विषय पर एक ऑडियो विजुअल गीत भी बनाएंगे। इसके अलावा एक शॉर्ट फिल्म भी बनाने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें वास्तविक मरीजों व उनसे जुड़े अनुभवों को दर्शाया जाएगा। कि भाई मैं इसका प्रचार प्रसार कर सकूं पूरी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ अब मेरा व्यक्तिगत टारगेट इसलिए ये हो भी गया है कि मेरे जीवन के 2 बहुत नजदीक पहलू इससे जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए कुछ ऐसी प्रभावशाली ऑडियो विजुअल्स या कुछ ऐसे टेक्निक्स मैं इजाद कर सकूं कि वो लोगों के जहन तक पहुंचे और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए वो लोग सब आगे भी आए। साथ में मेरे ख्याल से जो माउथ पब्लिसिटी है वो बहुत अहम रोल निभाती है। आप लोग पत्रकार हो, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ तीर ना तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल होता है अखबार निकालो। आप लोग जब बोलते हो तो लोगों की आत्मा तक पहुंचती है चीजें। तो आपसे भी मेरी हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि ना केवल आप पीजीआई-एमएस की ये जो मुहिम है उसमें हमारा सहयोग करोगे, अपितु हम जो प्रयास करेंगे वो भी आपके माध्यम से ही पहुंचाएंगे। मेरे पास तो अपना अकेला चला तो भाड़ फोड़ नहीं सकता, सारी सोसाइटी की जरूरत है। प्रदेश सरकार ने शहीदों और आजाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 3 कॉलेजों का नामकरण करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे प्रशासनिक मंजूरी भी दी है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि राजकीय महिला महाविद्यालय बवानी खेड़ा का नाम आजाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय ठाकुर श्री शंभू सिंह के नाम पर किया जाएगा। इसी प्रकार से भिवानी के राजकीय महाविद्यालय खरक का नाम शहीद गजेंद्र सिंह के नाम पर किया जाएगा। वे 7 मार्च को 2018 को सीमा सुरक्षा बल की ओर से छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे।
उन्हें 2021 में वीरता मेडल प्रदान किया गया था। इसके अलावा रोहतक राजकीय महाविद्यालय सांपला का नाम शहीद राय सिंह के नाम पर रखने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। वे नवंबर 2016 में राजौरी में LOC पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का यह कदम शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों को विशेष सम्मान देने वाला है। सावन के महीने में हरिद्वार और गंगोत्री ना जा पाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जींद डाकघर में गंगा जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। डाकघर में गंगा जल की बिक्री हो रही है। लोग रोजाना गंगा जल खरीद रहे हैं। गंगा जल की 250 ml की एक बोतल 30 रुपए में दी जा रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए पोस्ट मास्टर नरेश कुमार ने बताया कि अभी सावन का महीना चल रहा है। इस महीने श्रद्धालु भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हरिद्वार से कावड़ में गंगा जल लाकर जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं जो कई कारणों से हरिद्वार नहीं जा पाते। उनके लिए डाक विभाग ने गंगोत्री से गंगा जल लाकर व्यवस्था की है। श्रद्धालु डाकघर से गंगा जल ले सकते हैं। डाक विभाग ने भक्तों तक पहुंचने के लिए गंगा जल उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि गंगोत्री से मंगवाया जा रहा है। और क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार कुछ अपाहिज लोग होते हैं, कुछ बीमार लोग होते हैं जो कि जा नहीं पाते वहां तक, गंगोत्री तक या गंगा जल लेने के लिए, और उन सबको जनता तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग की ये पहल है, जो कि गरीब से गरीब आदमी भी यहाँ पे आके, और जिससे समय की भी बचत होती है और अपने ही शहर के अंदर आकर गंगा जल उपलब्ध है। यहाँ पे डाक विभाग जींद के अंदर, डाक विभाग के अंदर आकर आप 30 रुपये मात्र में 250 ml की बोतल ले सकते हैं। डाक विभाग प्रतिवर्ष लगभग 500 बोतल के आसपास बोतलें बिकती है हमारी हर एक अच्छों के अंदर, जो कई जगह 1000 बोतलें भी बिकती है। लेकिन जहाँ यहाँ तक की बात है, यहाँ भी प्रतिदिन 10 से 15 बोतल उपभोक्ता आ रहे हैं, जो कि बड़ा अच्छा रुझान है उपभोक्ताओं का। और ये भगवान शिव की आराधना के लिए और विभिन्न धार्मिक कार्यों के लिए प्रतिदिन लोग यहाँ पे आके गंगा जल ले रहे हैं। भिवानी के जिला उपायुक्त साहिल गुप्ता ने मानसून के दौरान जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए किए गए प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने बारिश में अधिकारियों के साथ गांव में पहुंचकर पानी निकासी की व्यवस्था देखी और ड्रेनों का मौके पर ही निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खेतों तथा रिहायशी इलाकों में पानी निकासी के लिए अतिरिक्त पंप सेट लगाए जाए, ताकि बारिश के साथ साथ पानी की निकासी हो सके। उन्होंने लोहारू रोड पर सिंचाई विभाग की मैकेनिकल वर्कशॉप में मरम्मत के उपकरणों को तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि आबादी क्षेत्र में पानी की निकासी अतिशीघ्र करवाएं, ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी न हो। इस मौके पर उपायुक्त साहिल गुप्ता ने कहा कि पानी निकासी में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। पंपिंग सेटों पर बिजली की आपूर्ति सुचारू हो और अगर कहीं पर कोई फॉल्ट आता है तो उसको तुरंत ठीक किया जाए। हमारा रूट प्लान बना हुआ है, जिसपे हम सभी, तो हमारे विभाग, इरिगेशन हो गया, पंचायत हो गया, उन सबके साथ एक बार फ्लड इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि भाई कितना कहाँ पानी भरा हुआ है, और उस हिसाब से फिर पंपिंग जो भी हमारी कैपेसिटी है उसको बराबर ला के उसका निदान किया जाएगा। उसमें जो भी उनकी समस्याएं हैं पानी निकासी के रिगार्डिंग, उसमें जो भी प्रावधान है उसमें उनका समाधान किया जाएगा। साथ ही साथ अभी हम एक्स्ट्रा पंप्स लगवा के हमारे इरिगेशन विभाग से, चाहे मैकेनिकल हो, उनके कनेक्शन करवा के पानी का तुरंत जो भी हमारे रिहायशी क्षेत्रों में पानी भरा है उसको निकलवाने का कार्य कर रहे हैं। इसके टेंटेटिव टाइम के लिए एक बार ऐसी पब्लिक हेल्थ से हमने पत्रचार किया है, तो वो अभी अपना जो भी टेंडर के माध्यम से जो उन्होंने कार्य करना है उस पर वो भी अपना एस्टिमेट बनवा रहे हैं। उसका एक बार एग्जामिन करा लेते हैं कि ये हमारे इरिगेशन विभाग में जो भी पंप्स हैं क्या वो वर्क नहीं कर रहे हैं, उसमें कनेक्शन का इशू है, तो जो भी इसमें इशू है वो भी हम तुरंत प्रभाव से रिजॉल्व करवाएंगे। फिर वाला जो आपने बताया मेरे संज्ञान में अभी आया है, तो इसमें एक बार जो भी हमारे HOCP या बाकी विभाग है उससे हम एक बार रिपोर्ट लेंगे कि उसमें क्यों ऐसा कार्य कि 4-5 साल से नहीं चल रहा है। हिसार में एक निजी स्कूल के प्राचार्य की निर्मम हत्या के विरोध में आज प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में आक्रोश देखने को मिला। भिवानी की प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने निजी विद्यालयों में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग भी की गई। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने कहा कि यह घटना शिक्षा जगत के लिए अत्यंत ही दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन की ओर से देश भर के स्कूलों से संपर्क करके उन्हें इस घटना के विरोध में 2 मिनट का मौन रखने को कहा गया था, जिसका सभी ने समर्थन किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ
कठोर कार्यवाही हो। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को संस्कारमय वातावरण दें और समय समय पर उनकी काउंसलिंग करते रहे। शिशु भारती हाई स्कूल के एमडी कर्णगिर ने बताया कि उन्होंने भी अपने विद्यालय में शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखा और सरकार से इस मामले की गहन जांच की मांग की। यह विरोध केवल एक हत्या के खिलाफ नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था की गरिमा को बनाए रखने की पुकार भी है। जिस प्रकार से स्टूडेंट्स ने कैरिड अवे होकर प्रिंसिपल के ऊपर अटैक किया और एक मर्डर को अंजाम दिया, वो पूरे समाज के लिए एक सीख है और ये इंसिडेंट हमें बहुत कुछ अलार्मिंग है और हमने बच्चों को मौन रखवाया। सभी टीचर, सभी बच्चों ने मौन रखा और उन जो आत्मा है उनकी शांति के लिए प्रार्थना की। अगर जो बच्चे 4 हैं उनका पूरा जीवन खराब हो गया है, तो ये सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स की ये ड्यूटी बनती है कि पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है कि समय समय पर बच्चों के साथ बात करें, काउंसलिंग करें और खुद भी उनके आगे एग्जाम्पल सेट करें। हमने हमारी प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने पूरे हरियाणा प्रदेश में अपने जो स्कूल मेंबर स्कूल हैं उन स्कूलों में हमने प्रेयर में 2 मिनट का मौन रखवाया है और बच्चों को मोटिवेट किया है पूरी कार्रवाई करके, और उनके खिलाफ सख्त एक्शन प्रशासन को लेना चाहिए। एक मोटिवेट करने वाला एक्शन प्रशासन को लेना चाहिए ताकि दूसरों को भी सबक मिले। नूंह में हो रही बरसात ने धान उत्पादक किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। बारिश में खेतों में पानी जमा होते ही किसान खेतों की तरफ चल देते हैं। इन दिनों इलाके में धान की रोपाई तेज गति के साथ की जा रही है। खेतों में चारों तरफ किसान धान की रोपाई करते हुए नजर आ रहे हैं। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर वीरेंद्र देव आर्य ने बताया कि इस बार 4000 हेक्टेयर भूमि में धान की रोपाई का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन तकरीबन 6000 एकड़ भूमि में धान की रोपाई हो चुकी है। उन्होंने बताया कि आगामी 31 जुलाई तक जिले में किसान धान की रोपाई करते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो बरसात हो रही है वह फसलों के लिए काफी लाभकारी है, लेकिन कई जगहों पर यही बरसात ज्वार, बाजरा इत्यादि फसलों पर भारी पड़ रही है। पानी की कमी के कारण नूंह जिले में धान की खेती कम होती है। उन्होंने कहा कि इस बार लक्ष्य से भी कहीं अधिक किसान धान की रोपाई कर रहे हैं। नूंह जिले के किसान बासमती चावल की किस्म ही उगाते हैं। बरसात अच्छी होने की वजह से इस बार अच्छे उत्पादन की भी पूरी उम्मीद है। अभी तक हमारे जिले में लगभग 6000 हेक्टेयर एरिया में धान की बिजाई हो चुकी है और नूंह जिले में मुख्यतः जो फाइन ग्रेन वैरायटी जिसको हम बासमती बोलते हैं, बासमती ही किस्मों की रोपाई की जाती है और वो लगभग जुलाई के अंत तक बिजाई का प्रोसेस ही चलता है। धान की फसल के साथ साथ जो भी अभी फसलें लगी हुई हैं, चाहे उसमें बाजरा है या कॉटन है, उससे जो बारिश हो रही है उसका फायदा है। दूसरा ये कि धान के लिए तो विशेषकर ये है कि उसमें पानी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही है तो साथ के साथ पानी भरपूर मात्रा में फसल के लिए अवेलेबल है। गांव में तो सैकड़ों एकड़ जमीन में धान की रोपाई हो रही है। हाँ, फायदेमंद है। बरसात बहुत बिजी है जी और लगे हुए हैं, लगातार चल रही है। बढ़िया फायदा हो रहा है, बरसात से कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह की कृपा से खूब बढ़िया हो रहा है। 100 एकड़ 100 किलो की जमीन में धान वान लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया हो रहा है। कोई नफा नहीं, नुकसान नहीं, कोई नहीं, बढ़िया बरसात से फायदा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने ड्रोनों और अन्य मानव रहित हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल किया था, जिन्हें भारतीय सशस्त्र बलों ने निष्क्रिय कर दिया। नई दिल्ली में मानव रहित हवाई वाहन और काउंटर यूएस स्वदेशीकरण पर एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए जनरल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान के किसी भी ड्रोन से भारत के सैन्य या नागरिक बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से स्वदेशी रक्षा की मानव रहित हवाई प्रणालियों की तैनाती के महत्व का पता चला है। जनरल चौहान ने कहा कि देश को अपनी सुरक्षा के लिए रक्षा क्षेत्र में निवेश और विनिर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि विदेशी तकनीक पर निर्भरता हमारी तैयारियों को कमजोर करती है। 10th of May, Pakistan had used unarmed drones and loiter munitions. None of them actually could inflict any damage to Indian military or civilian infrastructure.
Most of them were utilized through a combination of kinetic and non-kinetic means, and some of them in fact could be recovered in almost intact conditions. We need to focus on combat in future in this particular lower airspace. The ability to use LEO satellites for control of USS, enhance communication and navigation services, and increase the range and functionality of drones manifold. Conventional drones that work on principles of line of sight data link are limited in range and capabilities. तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।